नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2026 के करंट अफेयर एमसीक्यू करेंगे, जिसमें 1 से 13 अप्रैल तक के सारे ही टॉपिक को एक वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 अप्रैल से लेकर के अप्रैल लास्ट तक के जितने भी एमसीक्यू होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी वीडियो को। इससे पहले मैंने हज़ारों बार बताया है आपको कि कभी भी क्वेश्चंस से ज़्यादा टॉपिक पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही टॉपिक से अलग प्रकार के बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टॉपिक तैयार होगा तो उससे फिर गलत नहीं होंगे आपके। ध्यानपूर्वक एक एक सवाल के आंसर भी निकालने हैं और अंत में अपना स्कोर बता करके जाइएगा कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। यह लगातार ही चर्चा में रहती है, इसलिए इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह विधेयक केंद्र सरकार को एक नामित प्राधिकारी, और अभी यह संशोधन पूरा हो चुका है, यह लागू है, अभी नियुक्त करने का अधिकार देता है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में एनजीओ के विदेशी धन और संपत्तियों का नियंत्रण ले लेगा। क्या है, एक ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है जो विदेशी धन संपत्ति अगर एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो गया तो अपने कब्जे में ले लेगा। 2020 के पूर्ववर्ती संशोधन के तहत एनजीओ अपने द्वारा प्राप्त कुल विदेशी धन का अधिकतम 50% प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। कौन सा कथन सही होगा, आपको पहचानना है कौन सा कथन सही है। 1, 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल पहला कथन यहाँ पर सही है बंधुओं, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा गलत है। एफसीआरए और 2026 का संशोधन। एफसीआरए पहली बार 1976 में लागू हुआ था। टॉपिक की ध्यान में रखना है। 25 मार्च 2026 को सरकार ने नया एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश किया। कब पेश किया है, तो 25 मार्च 2026 को। लेकिन केरल और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों के भारी राजनीतिक विरोध के कारण इसे टाल दिया गया है। फिलहाल में यह टाला हुआ है, लेकिन सरकार ने पूरा मन बनाया है कि इसको पास करके ही रहना है। यह विधेयक धारा 15 में बदलाव कर एक नामित प्राधिकारी बनाता है। लाइसेंस रद्द होने, रिन्यू न होने पर एनजीओ की संपत्ति का नियंत्रण ले लेगा। यदि एनजीओ समय पर लाइसेंस वापस नहीं पाता है तो सरकार संपत्तियों का स्थायी रूप से अधिग्रहित या बेच सकेगी। प्रशासनिक खर्च जो है वो अधिकतम 20% ही कर सकते हैं, न कि 50%। पहले 50% की सीमा थी, लेकिन उसको संशोधन के जरिए 2020 के करे संशोधन के बाद कोई भी एनजीओ अपने विदेशी धन का अधिकतम 20% ही प्रशासनिक खर्च पर खर्च कर सकती है। तो इसको ज़रूर ही याद रखेंगे। और एफसीआरए के लिए जो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसकी खाता जो है वो दिल्ली के एसबीआई ब्रांच में ही रखना पड़ेगा आपको। दिल्ली में एसबीआई है, कनॉट प्लेस के समीप में, वहीं पर आपको अपने खाता रखना पड़ेगा। तभी जाकर के आप बाहर से जो पैसे प्राप्त कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा जी का नाम सुना होगा। उनकी बहुत ही सुंदर पेंटिंग है एक। इस पेंटिंग इतनी है कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। ऐतिहासिक कलाकृतियों के नीलामी के संदर्भ में यशोदा और कृष्ण पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पेंटिंग 1890 के दशक में भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा कैनवास पर तेल का माध्यम का उपयोग करके बनाई गई थी। ऑयल ऑन कैनवास, ये इस प्रकार की पेंटिंग है क्या। इसे हाल ही में सैफ्रॉन आर्ट की नीलामी भारत सरकार द्वारा 167.2 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से इसमें से सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में से ज़रूर निकालिएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यशोदा और कृष्ण 1890 के दशक में राजा रवि वर्मा के कैरियर के चरम के दौरान बनाई गई थी। कैनवास पर तेल से बनी इस कृति माता यशोदा को गाय दूहते हुए और कृष्ण को हाथ में प्याला लेते हुए दिखाया गया है। और कृष्ण जो हैं वो यशोदा के शरीर में सहारा लेकर के खड़े हैं, छोटे से बाल कृष्ण हैं। इसमें यूरोपीय यथार्थवाद, प्रकाश और छाया के कॉन्ट्रास्ट तकनीक का शानदार उपयोग मिलेगा आपको। कथन 2 असत्य। इस पेंटिंग को भारत सरकार ने नहीं बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अरबपति उद्योगपति डॉक्टर साइरस पूनावाला ने खरीदा है। मुंबई में सैफ्रॉन आर्ट की नीलामी 167.2 करोड़ रुपए की उन्होंने बोली लगा करके इस पेंटिंग को खरीदा है। भारतीय पेंटिंग के लिए चुकाई गई अब तक के सबसे अधिक कीमत है 167.2 करोड़ का एक पेंटिंग। जरा अंदाज़ा लगाइए कितना सुंदर होगा यह। नेक्स्ट सवाल है ईरान द्वारा उत्पन्न हॉर्मुज
जलडमरू मध्य संकट के संदर्भ में कथन पर विचार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यानपूर्वक हल भी कीजिएगा। जलमार्ग के बंद होने और शिपिंग में बाधा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए 60 से अधिक देशों की एक आभासी बैठक बुलाई। 60 देशों की एक आभासी वर्चुअल बैठक अमेरिका ने बुलाई है क्या? सेकंड है, भारत की ओर से बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भाग लिया, जिन्होंने नौवहन की स्वतंत्रता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर दिया। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के बाद भारी वैश्विक शिपिंग संकट पैदा हो गया। कथन 1 असत्य है। 60 देशों की आभासी बैठक अमेरिका ने नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने बुलाया था, यूके ने बुलाया था, अमेरिका ने नहीं बुलाया था, इसीलिए यहाँ पर पहला गलत दिया हुआ है। बाकी दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह विधेयक 5 अलग अलग केंद्रीय बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी दरअसल में नेपाल और भूटान से जो हमारी सीमाएं लगती हैं उसकी सुरक्षा एसएसबी के द्वारा की जाती है। बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए है, आईटीबीपी चीन की सीमा पर तैनात है और सीआरपीएफ जो है यह अलग अलग राज्यों में तैनात होती है, जम्मू कश्मीर सहित कई सारे राज्यों में तैनात है। और सीआईएसएफ जो है देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संस्थान या फिर एयरपोर्ट या फिर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन या फिर बड़े बंदरगाह, इन सभी की सुरक्षा पर तैनात होते हैं सीआईएसएफ। यह विधेयक 5 अलग अलग केंद्रीय बलों की सेवा नियमों को हटा करके सभी बलों के लिए एकल और एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करता है। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय 2025 को उस फैसले को लागू करता है जिसमें सीएपीएफ के मूल अधिकारियों, नेटिव ऑफिसर्स को आईपीएस अधिकारियों का स्थान पर शीर्ष पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। क्या इसका उत्तर हो जाएगा भाइयों और बहनों? आंसर निकालिए। आसान सवाल कब तक करते रहेंगे? निकालिए इसका आंसर क्या हो जाए। करेक्ट पूछा है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। जरा इमेजिन कीजिए कि 26 जुलाई को बैठे हुए परीक्षा हॉल में, ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा है, बेंच भी झूल रहा है और उसमें ये आपके सामने यह सवाल है, तब इसका आंसर आप निकालिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए केवल 1 सही है भाई, दूसरा गलत दिया हुआ है। दूसरा गलत क्या है पढ़ेंगे जरा। राज्यसभा ने हाल ही में सीएपीएफ विधेयक को पारित कर दिया। कथन 1 सत्य है। पहले 5 प्रमुख केंद्रीय बल के लिए अलग अलग कानून थे। यह नया विधेयक उन सभी को हटाकर के एकल और एकीकृत सेवा अनुशासनात्मक नियम स्थापित करता है, जो कि काफ़ी बेहतर रहेगा। विवाद और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कथन 2 असत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में शीर्ष पदों पर आईपीएस की प्रतिनियुक्ति को कम करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बात बताओ, सीएपीएफ है, बीएसएफ है, बीएसएफ के शीर्ष पद पर आप आईपीएस अफसर को नियुक्त कर देते हैं। जीवन भर किसी आदमी ने बीएसएफ में सेवा किया है तो उस कमांडिंग अफसर को ऊंचा पद मिलना चाहिए, या कोई कल समस्तीपुर का या दरभंगा का एसपी था उसको उठा करके बना दोगे आप? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जिस सेवा से आ रहे हैं वहीं उसके सर्वोच्च पद पर बैठें, वो ज़्यादा सही रहेगा, न कि आप हर सर्वोच्च पद आईपीएस के लिए रिजर्व कर देते हो। तो ये सही नहीं होता है। सीएपीएफ के मूल अधिकारियों को मौका देने का आदेश दिया था, लेकिन यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करता है, बल्कि उसे निष्प्रभावी ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड कर देता और कहता है कि भाई इन सभी बलों के सबसे ऊंचे वाले पद पर तो हम सीएपीएफ को, हम आईपीएस अधिकारियों को ही नियुक्त करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये इसमें एक विरोधाभास है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नागोया प्रोटोकॉल और आईआरसीसी अनुपालन का प्रमाण पत्र में भारत की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नागोया प्रोटोकॉल है, किससे जुड़ा हुआ है? अगर आप मुझे बताएंगे तो बेहतर रहेगा। नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक जलवायु समझौता है। क्या ऐसा है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करता है क्या? मुझे क्या पता। भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत आईआरसीसी प्रमाण पत्र जारी करने में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसने दुनिया भर में जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों का 56% से अधिक अकेले ही जारी किया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस इसको कहते हैं, आईआरसीसी को। पढ़ते हैं जरा क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है भाइयों बहनों। नागोया प्रोटोकॉल कथन 1 असत्य है। नागोया 2010 जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं है,
यह 1992 के जैव विविधता अभिसमय का पूरक समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य आनुवांशिक संसाधन पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित व न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करना है ताकि बायोपायरेसी रोकी जा सके। इसके 3 स्तंभ हैं: पहुंच, लाभ साझाकरण और अनुपालन। इसके 3 स्तंभ हैं: पहुंच, लाभ साझाकरण और अनुपालन। यहाँ पर देखिए तीनों लिखे हुए हैं इंग्लिश में भी। कथन 2 असत्य है। IRCC का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लाइंसेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक डिजिटल कानूनी सबूत है कि संसाधन नियमों के तहत लिए गए हैं, कि हमने जो भी संसाधन लिए हैं कहीं से भी, उसको हमने नागोया प्रोटोकॉल के नियमों के तहत लिए हैं। पारंपरिक ज्ञान, कौशल, जैव विविधता, समुचित उसका हमने बंटवारा सुनिश्चित किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही आदमी से हम सारा का सारा लाभ पहुंचा रहे हैं। प्राधिकरण NBA के माध्यम से दुनिया भर में कुल 6,311 IRCC में से 3,561 लगभग 56% जारी करके वैश्विक लीडर बना है भारत। तो ये भारत ने जारी किया है कि हमने जो नागोया प्रोटोकॉल के तहत में संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, कौशल इत्यादि से जुड़े हुए चीज़ें जो लेते हैं तो उसका लाभ सभी को मिल रहा है। इसका सर्टिफिकेट हमने 56% जारी किया है, यानी कि भारत में इसका पालन बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है। नागोया प्रोटोकॉल कब आया है? अगर सबसे आसान सवाल पूछता है तो यही पूछेगा आपसे, ज़रूर याद रखिएगा इसको। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड A23A, क्या नाम है इसका? A23A इसका नाम है। कि इतिहास और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह हिमखंड 1986 में अंटार्कटिका के फ्लिंचर रोने आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ था। नासा के अनुसार इस हिमखंड पर देखा गया नीला पिघला हुआ पानी इस बात का संकेत है कि यह फिर से जम रहा है, आर्कटिक से जुड़ने वाला है। तो आर्कटिक का यह हिमखंड हाल ही में चर्चा में रहा था। तो आपसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा A23A क्या है? तो ये तो सबसे आसान सवाल हो गया इस टॉपिक से, जो अब BPSC में नहीं पूछेगा, शायद ही पूछे, बहुत कम चांसेज हैं। अब आपसे इसी प्रकार का सवाल पूछेगा तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा गलत है। A23A का इतिहास कथन 1 सत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बर्फ़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है जो 1986 में आर्कटिक के फ्लिंचर रोने आइस शेल्फ से टूटा था। टूटने के बाद वेडेन सागर के उथले पानी में समुद्र तल से टकराकर 30 वर्ष अधिक वर्षों तक वहाँ फंसा हुआ रहा। 2020 में यह जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ से मुक्त हो गया और उत्तर की ओर बढ़ने लग गया ये, यानी कि आर्कटिक से उत्तर की ओर बढ़ने लग गया ये, ठीक है, अंटार्कटिका से। कथन 2 असत्य है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास पहुंचने पर नासा ने इस पर भारी मात्रा में नीला पिघला हुआ पानी देखा है। यह इसके जमने का नहीं बल्कि इसके नीचे से सरने और विशाल लहरों के कारण पूरी तरह से पिघलकर नष्ट होने का अंतिम स्पष्ट संकेत है। यानी कि A23A जो 1986 में टूटा था अंटार्कटिका से, वो अब पूरी तरीके से पिघल करके समुद्र में मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने से उत्तर आ गया है जहाँ पर ठंड भी कम है, जहाँ पर टेम्परेचर भी पानी का ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर वह तेज़ी से पिघल रहा है और अब यह हिमखंड ख़त्म होने वाला है। इसको ज़रूर याद रखें। इटली में रखे गए त्यूरीन के कफन, माना जा रहा था यह जो कफन है ये ईसा मसीह जो हैं उनके शरीर पर डाला गया था, ये उनके मृत्यु से ठीक पहले। और यह त्यूरीन जो है यह भारतीय मूल का है ना? तब इसी सवाल बनाया गया है। इटली में रखे गए त्यूरीन के कफन के वैज्ञानिक और जीनोमिक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हमने इसका अध्ययन भी किया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, द हिंदू सब जगह छा गया था पूरे दुनिया में, यह हमने इसका अध्ययन किया था। कफन पर किए गए एक जीनोमिक अध्ययन में 38.7% मानव DNA संदूषण पाया गया है, जो उन लोगों के मातृवंश से मेल खाता है जो भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि DNA प्राचीन वस्त्र व्यापार के माध्यम से कफन तक पहुंचा होगा। वे यह सटीक रूप से साबित करने में सफल रहे हैं कि यह संपर्क ठीक 33 ईस्वी में हुआ था। कौन सा इसमें से सही होगा? त्यूरीन के कफन, त्यूरीन इस कफन पर एक बूढ़े आदमी के चित्र भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। त्यूरीन के कफन वाला टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। माना जाता है कि ये कफन जो है ईसा मसीह के ऊपर में डाला गया था। भारतीय डीएनए का रहस्य। ट्यूरिन का कफन एक लिनेन का कपड़ा है जिसे कैथोलिक ईसाई ईसा मसीह के दफन से जोड़ते हैं। कैथोलिक ईसाई। कथन 1 सत्य है। जियानी बैरकिसिया के जीनोमिक अध्ययन में कफन पर भारी संदूषण कंटेमिनेशन मिला है, जिसमें 38.7% डीएनए भारतीय उपमहाद्वीप के मातृवंश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 55.6% मध्य पूर्व से और कुछ पश्चिमी यूरोप का भी डीएनए हमें मिला है। वस्त्र व्यापार और अध्ययन की सीमाएं। कथन 2 असत्य है। यद्यपि शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह डीएनए प्राचीन वस्त्र व्यापार सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ है, हिंदोयन कहा गया होगा या आया होगा वहाँ से, लेकिन यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि यह कब आया था और एग्जैक्ट ईयर क्या है, ये साबित करना अभी भी सफल नहीं हो पाया है। तो माना जाता है कि इसका मूल जो है कपड़े का वो भारतीय होगा, या फिर जो ईसा मसीह थे, कई सारे लोग तो आगे चल गए, उन्होंने बोला कि ईसा मसीह ही भारतीय मूल के थे क्या। जो भी है, ट्यूरिन है, कफन है, और उसके बारे में यही बस है। इसके आगे का फैक्ट कुछ भी नहीं है। आगे का जो भी आप ऐड करेंगे वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बोलना हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि के प्रावधान और ईरान के मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एनपीटी अनुच्छेद 10 के तहत कोई भी देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के खतरे में होने पर 3 महीने का नोटिस देकर के संधि से बाहर हो सकता है। कितना छोटा सा स्टेटमेंट है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान दुनिया के वे 4 प्रमुख देश हैं जिन्होंने आज तक एनपीटी पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 4 कथन यहाँ पर दिया हुआ है, सही का चयन करना है। छोटा सा सवाल है ये। अगर मैं इसमें से इंग्लिश वाला हिस्सा हटा दूं तो बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है ये दोनों। ये आपको बाइलिंगुअल के कारण स्टेटमेंट बड़े बड़े दिखते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। 1970 में लागू हुए एनपीटी संधि का उद्देश्य अप्रसार, निरशस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण उपयोग है। नॉन प्रोलिफिकेशन, डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज, रिकॉग्निशन ओनली, 5 नेशंस टेस्टिंग बिफोर जनवरी 1, 1967। यानी कि इसका तात्पर्य है यह केवल उन 5 देशों को परमाणु सशस्त्र संपन्न देश मानती है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किए थे। तो कथन 1 यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। अमेरिका, इजराइल द्वारा इस्फहान, ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने अनुच्छेद 10 के तहत एनपीटी से बाहर होने की चेतावनी दी है, जो 3 महीने के नोटिस पर सर्वोच्च हितों के खतरे में होने पर वापसी की अनुमति दिया जाता है एनपीटी के अनुच्छेद के तहत में। कथन 2 असत्य है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान ने कभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, लेकिन ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। नासा के अग्रणी आर्टेमिस 2 मिशन की उड़ान योजना के संदर्भ में कथन पर विचार करें। आर्टेमिस 2 तो संपन्न हो चुका है भाई। अपोलो युग के 50 से अधिक वर्षों के बाद यह मिशन चंद्रमा की सतह पर मानव लैंडिंग का सीधा प्रयास करेगा। क्या सही है पहला कथन? मिशन के सबसे महत्वपूर्ण चरण के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी का उपयोग करेगा, जिसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही यान को बिना अतिरिक्त ईंधन के पृथ्वी की ओर धकेल देगा। क्या हो जाएगा उत्तर? अब वो जमाना गया कि आर्टेमिस 2 मिशन किससे संबंधित है। ये तो अब एसआई में भी नहीं पूछेगा आपसे। अब एसआई में भी थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। हो क्या रहा है और होता क्या है? जैसे जैसे साल बीतता है ना गुरु, जैसे जैसे साल बीतता, जैसे यूपीएससी 2015-16 का पेपर उठा करके देखिए और यूपीएससी 2026 का पेपर उठा करके देखिए, आपको यूपीएससी 2015-16 का पेपर लगेगा कि यार ये तो हलवा दिया हुआ है। सच में लगेगा आज के कंपैरिजन में। तो ज्यों-ज्यों वर्ष आगे बढ़ता है त्यों पेपर हर एग्जाम के कठिन होते जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सही हैं इसमें से? तो केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ है। सबने आंसर निकाल लिया होगा। आर्टेमिस 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री, ये नाम याद रखना है क्योंकि डीएसओ एग्जामिनेशन बीपीएससी में पूछा गया था नाम आर्टेमिस 1 के। क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर जाएंगे। अपोलो मिशन के विपरीत आधुनिक विविधता को दर्शाते हैं। कथन 1 असत्य है। नासा प्रशासक जॉर्ज इलाकमैन के हालिया बदलावों के बाद आर्टेमिस 2 चंद्रमा पर नहीं उतरेगा।
यह केवल कक्षा में डॉकिंग का अभ्यास करेगा और फ्लाई बाई करेगा, यानी कि ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से उड़ेगा, एक चक्कर, दो चक्कर, तीसरा चक्कर और ऐसे वापस आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यह वर्क करेगा, चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। चंद्रमा पर वास्तविक मानव लैंडिंग को अब आर्टेमिस 4 2028 के लिए टाल दिया गया है। 10 दिनों के इस मिशन में सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा का फ्लाई बाई करेगा, न कि वहाँ पर उतरेगा। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। जिसके बाद यान 25,000 मील प्रति घंटे की गति से प्रशांत महासागर में गिरेगा और गिर भी गया, सब लोग बच भी गए, सब कुछ सफल भी रहा। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात और इससे संबंधित मातृत्व स्वास्थ्य योजनाओं के संदर्भ में कथन पर विचार करें। MMR, कुछ दिन पहले ही मैंने NFHS 6 MCQ में MMR वगैरह सब करवाया है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी हमने किया है। तो ये सब आपको फैक्ट्स बिल्कुल घोल के पी जाना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार विश्व के सभी देशों को अपना मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना होगा। SDG 2030 के अनुसार 70 से कम करना है हमें MMR। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? दोनों कोर फैक्चुअल हैं, 100% फैक्ट है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। द लॉन्सेट ग्लोबल हेल्थ के अध्ययन के अनुसार भारी रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप के कारण भारत के MMR 1990 में 508, 1990 में 508 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, बच्चों को जन्म देते समय या जन्म देने के कुछ दिनों के पश्चात, जो 2023 में घट करके 116, 2023 में हम लोग 116 पर आ गए हैं। कथन 1 सत्य है। संयुक्त राष्ट्र SDG के अनुसार से इसको हमें कहाँ पर लाना है? 70 लाना है। वैसे देश में दक्षिण के जो राज्य हैं उनका MMR बहुत ही बेहतर है, उत्तर के राज्यों का MMR थोड़ा सा कम है। नेशनल लेवल पर एवरेज है हमारा 116 2023 के आंकड़ों में। हाल के NFHS आंकड़ों में इसमें भी काफ़ी सुधार देखा गया है। हालांकि जनसांख्यिकी विदों ने लांसेट अध्ययन की आलोचना की, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या की तुलना छोटे से देश के निरपेक्ष मौतों से करता है। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि आपका कंपैरिजन ही सही नहीं है। 140 करोड़ का आप कंपेयर करते हो ब्रिटेन से, 140 करोड़ का कंपेयर करते हो स्वीडन से। उतने लोग तो यहाँ एक बार में मेट्रो में घूम रहे होते हैं जितने देश की आपकी आबादी है ना। JSY बनाम PMMVY कथन 2 असत्य है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली 100% केंद्र प्रायोजित योजना जननी सुरक्षा योजना 2005 है। जननी सुरक्षा योजना 2005 है। ये आपसे सवाल पूछा गया है AEDO एग्जामिनेशन में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 100% केंद्रीय नहीं बल्कि 60-40 के अनुपात में साझी योजना है। PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आराम के लिए मजदूरी के नुकसान का आंशिक मुआवजा, जिसमें पहले बच्चे पर 5,000, दूसरे बच्चे पर लड़की अगर हुई तो 6,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो इसको याद रखें, गलतियां ना करें। अलग अलग योजनाएं बनाई गई इसी कारण से, क्योंकि सबके उद्देश्य अलग अलग हैं बंधुओं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल पहला सही है। ये देखिए सही दिया हुआ है। इंग्लिश में भी भारत बांग्लादेश सीमा प्रबंधन बाड़ लगाने की वर्तमान स्थिति के बारे में कथन पर विचार करें। अमित शाह जी ने कहा कि स्मार्ट फेंसिंग के माध्यम से हम पूरे भारत बांग्लादेश सीमा को बंद करने जा रहे हैं। भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर है। गृह मामलों के संसदीय स्थायी समिति के अनुसार जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं है, वहां सीमा को खुला छोड़ दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाए? केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है?
लंबाई बिल्कुल सही दिया हुआ है। बार की स्थिति, सरकार ने अब तक 3,326 किलोमीटर सीमा बार लगाने की मंजूरी ही दी है, लगा नहीं है अभी भी। इसमें से 2,954.56 किलोमीटर हिस्से भौतिक बार फिजिकल फेंसिंग लगाई जा चुकी है। स्वीकृत लंबाई में से अभी भी लगभग 371 किलोमीटर हिस्से पर बार लगाना बाकी है। तकनीकी समाधान, गृह मंत्रालय का स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार नदियों या दुर्गम पहाड़ के कारण जहां भौतिक बार लगाना संभव नहीं है वहां सीमा को खुला नहीं छोड़ा जाए, इसके बजाय गैर भौतिक तकनीकी संसाधन जैसे लेजर वॉल, स्मार्ट सेंसर और फ्लड लाइट्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे इनको हमारे देश में घुसने से रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने तो ये भी कहा था कि सांप, बिच्छू, मगरमच्छ हम छोड़ रहे हैं वहाँ की नदियों में, जिससे स्मगलिंग ना हो और कोई घुसने का साहस भी ना करे। भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के सामरिक महत्व के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी रूप से विकसित की गई भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी भारत की प्रथम प्रहार परमाणु नीति का मुख्य आधार है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत ने तीसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिदमन को नौसेना में शामिल किया है। पहली INS अरिहंत, दूसरी INS अरिघट और तीसरी INS अरिदमन, तीनों को याद रखेंगे। AAA है, अरिहंत, अरिघट एंड अरिदमन। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी विसल प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कथन 1 सही है। यह 7,000 टन वजनी पनडुब्बी है। पुरानी पनडुब्बी 6,000 टन की थी। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब हैं जो 700 किलोमीटर तक क्षमता वाली K-15 और 3,500 किलोमीटर क्षमता वाली K-4 मिसाइलों को दागने में सक्षम है। यह कहाँ से? पनडुब्बी से मिसाइल दागने में सक्षम है, तो उसको टॉर्पीडो हम लोग कह देते हैं। परमाणु नीति और त्रय, कथन 2 असत्य है। भारत की परमाणु नीति प्रथम प्रहार की नहीं बल्कि नो फर्स्ट यूज की है, जिसका अर्थ है कि पहले हमला नहीं करेगा, भारत परमाणु हमला नहीं करेगा। और जिन देशों के पास परमाणु वेपन नहीं है उनके खिलाफ भी परमाणु हमला कभी भी भारत नहीं करेगा। जो समुद्र में छिपी SSBN पनडुब्बी भारत के एक विश्वसनीय सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है, जो भारत के परमाणु त्रय, जमीन, हवा और समुद्र से हमले करने में हमें सक्षम बनाती है। भारत अब इन 6 विशिष्ट देशों के समूह में शामिल है जिनके पास SSBN है। कौन कौन से? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत। अब ये 6 देश हैं जिनके पास में इस प्रकार की क्षमता है, जो जमीन, नभ और पानी तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में 30 मार्च को प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। 30 मार्च 2026 को संशोधन किया गया है, इसमें बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए है सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भारत में भौतिक कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य बनाना, सख्त सेंसरशिप नियमों का विस्तार उन आम सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं तक करना जो समसामयिक मामलों और राजनीति पर टिप्पणी करते हैं। सेंसरशिप करंट अफेयर पढ़ाने वाले गुरुजी लोगों पर भी लागू होगा क्या? डेटा प्रतिधारण की समय सीमा की सख्ती से 3 महीने तक सीमित करना, केवल मान्यता प्राप्त डिजिटल समाचार पोर्टल को सरकारी विज्ञापन तक पहुंच प्रदान करना। इसका बी ही आंसर हो जाएगा। सेंसरशिप जो है करंट अफेयर बचने वाले, पढ़ाने वाले जो ऑनलाइन के सब हैं उन पर भी लागू होगा। 25 फरवरी 2021 को एक कार्यकारी आदेश द्वारा लागू किए गए IT नियम का सरकार लगातार विस्तार कर रही है, जिसे इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए खतरा माना जा रहा है। 10 फरवरी का संशोधन, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए विवादित सामग्री को समय सीमा 3 घंटे कर दी गई। 3 घंटे के अंदर आपको हटाना पड़ेगा। अक्टूबर का संशोधन, सहयोग पोर्टल के जरिए 35 अधिक राज्य पुलिस अधिकारियों को सीधे कंटेंट हटाने का निर्देश देने की शक्ति दी गई। 30 मार्च का संशोधन, मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इसमें सख्त सेंसरशिप शक्ति जो पहले न्यूज़ पोर्टल पर लागू होती थी, अब आम नागरिक जैसे आप और हम भी हैं, मैं भी कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, सरकार को पसंद नहीं आएगा तो बोले बंद करो इसको। आलोचक इसे खारिज किए जा चुके ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को पिछले दरवाजे से लागू करने का तरीका मान रहे हैं, तो इसको याद रखें। अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यह वह स्थिति है कि अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति एक साथ मौजूद हों। हाई
जीडीपी ग्रोथ रेट एंड हाई इन्फ्लेशन, महंगाई, ये तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, कैसे होगा भाई। इस स्थिति से निपटने में पारंपरिक मौद्रिक नीतियां अक्सर विफल हो जाती क्योंकि मांग बढ़ाने के लिए ब्याज दरें कम करने से मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? आंसर निकालिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। स्टैगफ्लेशन पहली बार ब्रिटिश राजनेता इयान मैकलियोड द्वारा गढ़ा गया था। यह तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि यह वह भयानक स्थिति है जहां आर्थिक रूप से ठहराव आ गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्थिति बन गई है, और यानी कम ग्रोथ, बढ़ती बेरोजगारी और हाई इन्फ्लेशन भी है। एक तो इनकम लोगों का कम हो गया है और महंगाई भी बढ़ गई है। बड़ा ही खतरनाक स्थिति होता है। इसके कारण से सरकार जो है वो बंध जाती है, बहुत सारे फैसले नहीं ले पाती है। कथन 2 गलत है। स्टैगफ्लेशन पारंपरिक आर्थिक उपकरण विफल हो जाते हैं यदि सरकार बेरोजगार। कथन 2 सत्य है। कम करने और मांग बढ़ाने के लिए ब्याज दरें कम करती है तो इससे बाजार पैसा बढ़ेगा और महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यह काफ़ी ज़्यादा डेडलॉक का सिचुएशन होता है, इसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। भावनी के संस्थागत ढांचे कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भावनी, भावनी है कौन भाई? बताइए कौन है भावनी? किसी महिला का नाम है क्या भाई? क्या है भावनी? भावनी कारण से आपके और मेरे घर में बिजली आते हैं। देखिए भावनी कौन है। यह भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य कल्पक्कम तमिलनाडु में भारत के पहले 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण, कमीशन और संचालन करना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भावनी के ढांचा और उद्देश्य कथन 1 सत्य है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। यह सीधे परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसका मुख्यालय कल्पक्कम तमिलनाडु में ही है। तो ये जरूर याद रखिएगा, कल्पक्कम में ही इसका मुख्यालय है, कल्पक्कम में ही इसका मुख्यालय है, ये आपको अलग से ध्यान रखना चाहिए। भावनी का प्राथमिक लक्ष्य तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत के पहले 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण, संचालन करना है। हाल ही में इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की, अर्थात रिएक्टर के अंदर परमाणु विखंडन की प्रतिक्रिया आत्मनिर्भर होगी और यह चलने लग गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसको ज़रूर याद रखें। FBR क्या होता है? FBR के विज्ञान तंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। मैंने जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू किया है 12 जून से, तो उसमें कई सारे बच्चों का, आप भी जुड़ सकते, जुड़ना हो तो, कई सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया क्योंकि मैंने उसमें करेक्ट स्टेटमेंट से ज़्यादा इनकरेक्ट पूछा हुआ था और बहुत सारे बच्चों के आंसर इसलिए गलत हो गए क्योंकि उन्होंने सवाल ढंग से पढ़े ही नहीं। एग्जामिनेशन में भी और यहाँ पर भी कभी भी प्रैक्टिस करने के दौरान करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसको विशेष रूप से देख लिया कीजिए। सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, इसको अलग से देखा कीजिए। एग्जामिनेशन में अगर इसके कारण गलती हो जाए तो इससे ज़्यादा पछतावा आपको किसी और चीज़ को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि आता हुआ सवाल गलत होता है। तो FBR के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। FBR विखंडन की प्रक्रिया अत्यंत तेज़ गति वाले न्यूट्रॉन द्वारा की जाती है। सामान्य रिएक्टर की तरह FBR में भी न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए हेवी वाटर या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यह रिएक्टर अपने कोर के चारों ओर रखे यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट को परमाणु तात्वरण यानी कि के माध्यम से नए विखंडनीय ईंधन प्लूटोनियम 239 से बदल देता है। यूरेनियम 238 का हम लोग इसको ब्लैंकेट डाल देते हैं और जैसे जैसे यह इसमें रिएक्शन शुरू होता है तो धीरे धीरे यह प्लूटोनियम 239 बदल जाता है। क्या ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर? FBR में रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए तरल सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? FBR से एक सवाल की 100% गारंटी है। 72 BPSC दे करके आइएगा तो मुझे बताइएगा हाँ मैंने बोला था और पूछा भी है आपसे।
परमाणु रिएक्टर्स एक सवाल आएंगे ही आएंगे, भले इतिहास का पूछ ले परमाणु रिएक्टरों के बारे में भारत का, या फिर अभी का करेंट अफेयर पूछे, 100% गारंटी है, क्योंकि भारत के 100 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा इस क्रिटिकलिटी को प्राप्त करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा वाला गलत है बंधुओं, दूसरा गलत है, बाकी पहला सी और डी यहाँ पर सही दिया हुआ है। मॉडरेटर की अनुपस्थिति विकल्प बी असत्य है। सामान्य परमाणु रिएक्टर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट जैसे मंदक का उपयोग होता है, लेकिन एफबीआर में किसी मंदक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसे विखंडन तेज न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। विकल्प ए यहाँ पर सत्य दिया हुआ, इसीलिए इसको एफबीआर कहते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि इससे मॉडरेटर मंदक होता ही नहीं है। इस रिएक्टर को ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जितना ईंधन प्लूटोनियम 239 खपत करता है उससे अधिक नया ईंधन पैदा करता है। यह कोर से निकलने वाले न्यूट्रॉन का उपयोग करके चारों ओर रखे गए यूरेनियम 238 ब्लैंकेट को परमाणु तात्वरण के माध्यम से विखंडनीय ईंधन प्लूटोनियम 239 में यह बदल देता है। यानी कि लकड़ी जला रहे हैं और लकड़ी ही मिल रहा है, कोयला जला रहे हैं और कोयला जलाने पर हमें अंतिम उत्पाद के रूप में कोयला ही मिल रहा है, तो ये तो 100% सस्टेनेबल हो गया। तो वही हमने अचीव किया है। इससे हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही बड़े स्तर पर पूरी हो जाएगी। दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश ही हैं हम, ठीक है। चूँकि पानी न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, इसलिए रिएक्टर को ठंडा रखने और टरबाइन तक गर्मी ले जाने के लिए इसमें तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन द्वारा हाल ही में स्थापित की अंतरिक्ष यात्रा रिकॉर्ड के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। आर्टेमिस 2 मिशन ने 1970 के अपोलो 13 मिशन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से 4,06,771 किलोमीटर दूर जाकर के मानव अंतरिक्ष यात्रा के सबसे अधिक दूरी तय करने का इतिहास रच दिया है। कौन सा कथन सही है यहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। पुराना रिकॉर्ड था 4,01,71 किलोमीटर का, जिसको इन्होंने तोड़ दिया अभी के वर्तमान में 4,06,771 किलोमीटर के दूरी के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। 1973 के तेल संकट और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कथन पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करनी है। यह संकट तब शुरू हुआ था जो ओपेक के अरब सदस्यों ने योम किप्पुर युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध लगा दिया था। 1973 का ऑयल संकट, इसके बाद से पेट्रो डॉलर शुरू होता है कि भाई पेट्रोल डीजल ईंधन जो भी अरेबियन देश बेचेंगे केवल डॉलर में बेचेंगे। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा 1971 में अमेरिकी डॉलर को सोने से अलग करना भी इस तेल संकट का एक प्रमुख कारण था। इस संकट के दौरान भारत के लिए ओपेक ने दोहरी मूल्य नियंत्रण प्रणाली को मंजूर दी, जिससे भारत मुद्रास्फीति से बच गया। तेल की कीमत में 4 गुना वृद्धि कारण आई भयानक मुद्रास्फीति ने भारत में मई 1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल को जन्म दिया था। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। कहाँ पर आपको बीपीएससी के लिए इस तरह के कोई सवाल करवा रहा है मुझे भी ज़रा बता दीजिएगा अगर मिले तो। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सी गलत दिया हुआ है बंधुओं, सी गलत दिया हुआ है यहाँ पर, सी गलत दिया हुआ है यहाँ पर। 1973 का संकट वर्तमान हॉर्मुज जल संकट बंद होने के कारण से यह चर्चा में था, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। 1973 का संकट योम किप्पुर युद्ध में अमेरिका द्वारा इजराइल को समर्थन देने के कारण अरब देशों के व्यापार प्रतिबंध से शुरू हुआ था। इसके अलावा 1971 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के द्वारा डॉलर को सोने से अलग करने के कारण डॉलर का अवमूल्यन भी हुआ था, जिससे तेल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ था। 1975 में अमेरिका सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर व्यवस्था का जन्म हुआ है। भारत पर प्रभाव, विकल्प सी असत्य है। यहाँ पर ओपेक ने भारत के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली को खारिज कर दिया था, जिसके कारण भारत का तेल आयात बिल 414 मिलियन से उछल करके 1,350 मिलियन हो गया था। भारत में इस भयानक मुद्रास्फीति के कारण से श्रमिकों की हड़ताल भी हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस नाम है, हाँ, उनका आपने हथकड़ी लगा हुआ फ़ोटो देखा होगा जॉर्ज साहब का, तो वो जो प्रसिद्ध फ़ोटो है वो इसी आंदोलन के दौरान का है, रेलवे हड़ताल का ही है। पहले रेलवे में काफ़ी हड़ताल होते थे, अब तो नहीं होते हैं। भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के डिजाइन और ईंधन के उपयोग के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा, पिछले 6 महीनों में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, जहां सवाल की गारंटी होगी। पहले चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं, सह उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 उत्पन्न करते हैं पहले चरण में, फर्स्ट स्टेज में। यहाँ पर मैं आपको सारा स्टेज नहीं समझा सकता हूँ, वो मैंने टॉपिक के अध्ययन के दौरान पढ़ाया हुआ अप्रैल में। तीसरे और अंतिम चरण में उन्नत भारी जल रिएक्टर का उपयोग किए जाएंगे।
जो सीधे प्राकृतिक यूरेनियम से संचालित होंगे थोरियम की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कौन से सही है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाए केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। डॉक्टर होमी भाभा का 3 चरणीय कार्यक्रम था। हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी भाभा माने जाते हैं। यही हैं। पहले चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का उपयोग होता है, जैसे काकरापारा और तारापुर में है। ये भी पूछा जाएगा। जो प्राकृतिक यूरेनियम 0.7% यूरेनियम 235 और 99.3% यूरेनियम 238 से चलते हैं। यूरेनियम 235 और 238 याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। इसमें यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन सोख करके परमाणु कचरे के रूप में प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। पहले समय क्या मिला? प्लूटोनियम 239। अब प्लूटोनियम 239 का हम नेक्स्ट में ईंधन के रूप में करेंगे। FBR एक पुल है जो पहले चरण में प्लूटोनियम 239 का इसका उपयोग करेगा। यह अपने ब्लैंकेट में थोरियम रख करके उसे यूरेनियम 233 में बदल देता है। ये प्लूटोनियम 239 का उपयोग करेगा। इसको ढकने के लिए थोरियम का उपयोग किया जाता है, जो उसको बाद में यूरेनियम 233 से बदल देता है। कथन 2 असत्य है। तीसरा और अंतिम चरण उन्नत भारी जल रिएक्टर है। यह प्राकृतिक यूरेनियम से नहीं बल्कि थोरियम 232 और यूरेनियम 233 जो यहाँ से निकला है, इसके मिश्रण से यह चलता है। तीसरा स्टेज इसके मिश्रण से चलता है, यानी कि पहले का कचरा दूसरे में ईंधन, दूसरे से जो कचरा निकला वो तीसरे का ईंधन। इस प्रकार से काम होता है। इसका लक्ष्य थोरियम को समाप्त करना नहीं बल्कि पूरे कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य भारत के विशाल थोरियम भंडार मोनाजाइट रेत का उपयोग करके ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना है। इसका आंसर याद रखिएगा। सबरीमाला फैसले की समीक्षा कर रहे 9 न्यायाधीश पीठ के समक्ष अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25 पर हुई चर्चा के संदर्भ में कथन पर विचार करें। जस्टिस BB नागरत्ना ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के कारण महीने में 3 दिनों का अस्पृश्यता पर लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता बल या धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन धर्मांतरण का मौलिक अधिकार शामिल है। तो दूसरा तो गलत ही हो जाएगा, पहला सही है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं के जो मासिक धर्म होते हैं इसको आप आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो PIL डालने वाले थे जिन्होंने कहा कि हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार हो रहा है, छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि छुआछूत जैसी अवधारणाएँ कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कभी मत छुओ। वो तो विशेष मासिक धर्म के दौरान उनको मना किया गया है कि आप इस दौरान मंदिर में नहीं आएंगे, इस उम्र से इस उम्र तक की। इसमें आर्टिकल 17 तो लागू नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था। ये जातिगत भेदभाव के लिए है, न कि महिला पुरुष वाले भेदभाव के लिए है। मंदिरों में तो खास तौर पर नहीं है। इसका केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत है। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता में जर्मन धर्मांतरण को शामिल नहीं किया गया है। लोभ देकर के धर्मांतरण करना क्राइम है। कई सारे राज्यों ने इस पर कानून भी बनाए हैं। मंदिर सबरीमाला मंदिर के लोकेशन के बारे में सवाल है। यह मंदिर पश्चिमी घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगल में स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान अयप्पा हैं, जो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, शाश्वत ब्रह्मचारी के रूप में विराजमान है और तीर्थयात्री मंदिर जाने से पहले 41 दिन का कठोर व्रत रखते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C, दोनों के दोनों सही है। सबरीमाला मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह केरल के पथानमिट्टा जिले में पश्चिमी घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में स्थित है। इसके मुख्य देवता भगवान अयप्पा हैं, हरिहर सुतन हैं, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी, शाश्वत ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी कारण सदियों से 10 से 50 वर्ष ऐसी आयु जिसमें महिलाओं के मासिक साइकिल चलते हैं कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। यहाँ जाने वाले श्रद्धालु मंडल पूजा, मकर विलुक्कू के दौरान 41 दिनों का अत्यंत कठोर व्रत धारण करते हैं, काले नीले कपड़े पहनते हैं, इरुमुडी केट्टू सिर पर रखकर 18 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा। सथानकुलम हिरासत हत्या मामले जैसे गंभीर स्थितियों में ट्रायल कोर्ट सत्र न्यायालय के समक्ष सजा सुनाने की कानूनी दुविधा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले ने ट्रायल कोर्ट को बिना छूट के तय अवधि का आजीवन कारावास देने से रोक दिया था? दरअसल में यह फैसला किससे जुड़ा हुआ है? ऐतिहासिक फैसला है ये। भारत के इतिहास में पहली बार जेल में 2 लोगों की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उन पर हत्या का मुकदमा चला और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसी संबंध में यह सवाल है। तमिलनाडु में कोरोना के दौरान 2 बाप बेटे को पकड़ा गया, बिजनेसमैन को, और उनको जेल में पीट कर मार दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पुलिस वालों के द्वारा।
और आरोप क्या लगाया गया उन पर कि कोरोना के एसओपी का उन्होंने उल्लंघन किया, नियम कानूनों का उल्लंघन किया था। सोचिए जरा, पुलिस वालों ने हत्या की थी, इसलिए उनके ऊपर में पहली बार भारत के इतिहास में तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार का फैसला सुनाया गया, जो अद्भुत था। इसके कारण से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी श्रीहरन का मामला है। पढ़ते हैं जरा इसको क्या है। मदुरई ट्रायल कोर्ट ने 9 पुलिस वालों की मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, उम्र कैद नहीं, मौत की सज़ा उसने दी कि इन सभी को मौत की सज़ा दी जाती है। यह कानूनी दुविधा सामने आई। हत्या जैसे मामलों में ट्रायल कोर्ट के पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं। ट्रायल कोर्ट के पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं, सामान्य आजीवन कारावास। तो उस जज ने बोला कि हम इनको इस हत्या के लिए सामान्य आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। उसके पास फिर केवल एक ही विकल्प बच गया कि इनको मौत की सज़ा दी जाए, और उसने वह सुना दिया, जिसमें सीआरपीसी धारा 443(a) के तहत 14 साल में छूट रिहाई मिल सकती है, या फांसी मध्यम मार्ग, जैसे बिना छूटे 30 साल की सख्त सज़ा गायब है। यहाँ पर ये 30 साल वाली सज़ा थी ही नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी श्रीहरन 2015, हालिया किरण बनाम कर्नाटक राज्य 2025 के फैसले के अनुसार यह विशेष मध्यम मार्ग की सज़ा देने का अधिकार केवल संवैधानिक अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इसलिए उसके पास उसमें 2 ही था कि सामान्य उम्र कैद दे दो 14 साल, उसमें भी बीच बीच में बेल पर निकलते रहेंगे, फिर पुलिस वाले हैं तो मैनेज करके बोलेंगे बहुत अच्छा व्यवहार था, 8-9 साल 10 साल में छूट जाएंगे। तो पहला तो ये था। दूसरा था कि इनको मौत की सज़ा दी जा सकती है, तो उसने मौत की सज़ा को चुना, और जज साहब ने बिल्कुल शानदार फैसला दिया, लागू भी होना चाहिए। पुलिस का काम होता है लोगों को बचाना और अपराधियों को भी बचाना। किससे? तो लोगों से। पुलिस समाज को बना करके रखती है, लोगों को बचाती है अपराधियों से, और अपराधियों को बचाती है कि लोगों के द्वारा न मार दिया जाए, जिससे कानून का शासन स्थापित हो। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉलो द रूल। अगर सऊदी अरेबिया में रूल है कि चोरी करने पर हाथ काटना, तो वहाँ पर जस्टिस का मतलब वो हो गया। भारत में रूल है कि चोरी करने पर 8 साल का कारावास, तो भारत में जस्टिस का मतलब हो गया उसको 8 साल के लिए जेल में बंद करना है। जस्टिस डिफरेंट होता है, रूल ऑफ लैंड इसी को कहते हैं हम लोग। ट्रायल कोर्ट के पास नहीं। बच्चन सिंह मामले में दुर्लभ से दुर्लभ का सिद्धांत दिया गया, जबकि मनोज मामले में सज़ा पहले समन पर निर्देश पर दिया गया था। ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने बता दिया आपको क्या याद रखना है। भारत में हिरासत में होने वाली मौत और यातनाओं के खिलाफ संवैधानिक एंड कानूनी सुरक्षा उपायों के संदर्भ में कथन पर कौन से सही हैं? डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे हम लोग। 20 में सही दिया हुआ है। सीआरपीसी की धारा 176, अब बीएनएसएस यह अनिवार्य करती है पुलिस या न्यायिक हिरासत में होने वाली प्रत्येक मौत की मैजिस्ट्रियल जाँच होगी ही होगी। किसी की भी मौत हो जाए कारावास में, उसकी 100% जाँच होनी तय है। भारत में हर साल 9 हिरासत मौतें होती हैं। कथन ये गलत है, क्योंकि भारत 1971 में 1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कोई विशेष एंटी टॉर्चर कानून भी भारत में नहीं है। कथन भी सत्य है। सीआरपीसी की धारा 176 मौत में अनिवार्य जांच को सुनिश्चित करती है, मैजिस्ट्रियल जांच। कथन सी गलत है। पुलिस स्टेशन CCTV लगाने का आदेश परमवीर सिंह सैनी मामला 2020 में दिया गया। DK बसु 1997 केस अरेस्ट मेमो नेम टैग मेडिकल जांच से जुड़ा हुआ है। कथन डी गलत है। अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिसमन सेल्फ इनक्रिमिनेशन से बचाता है, जबकि मनमानी गिरफ्तारी सुरक्षा अनुच्छेद 22 के तहत में आती है। हालिया पर्यावरणीय अध्ययन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ओक बांज के जंगलों के क्षरण के सबसे बड़ा प्राकृतिक पारिस्थितिक खतरा किसे माना जा रहा है? ऑर्किड और काई जैसे पौधों की अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक ऊंचाई कारण बीजों के उत्पादन प्राकृतिक कमी, चीर नामक आक्रमण प्रजाति का अतिक्रमण और इसके कारण लगने वाली जंगल की आर। तो चीर के कारण ही जो वहाँ का स्थानिक पौधे हैं बांज और ओक, इनके पेड़ कम हो रहे हैं। चीर जो हैं यह हिमालय में सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे, लेकिन यह हिमालय के हैं नहीं। इनको लगाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा चीर को, और बहुत तेज़ी गति से फैलते हैं और आग भी इनमें बहुत जल्दी लगती है। इसका सी हो जाएगा। ओक फागेसी परिवार का पेड़ है, जिसकी 35 प्रजातियां हिमालय में पाई जाती है, जैसे बांज, मोरू, खुर्स। ये पेड़ सूक्ष्म आवास बनाते हैं, झरनों को रिचार्ज करते हैं, वन्य जीवों को भोजन देते हैं, और चीड़ अतिक्रमण के कारण इनकी संख्या कम हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य दर्रों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश चर्चा में था। दीफू दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की सीमाओं के मिलन बिंदु पर स्थित एक ट्राई जंक्शन है। पांगसो दर्रा यह ऐतिहासिक सिलवेट रोड का मार्ग है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। योंगयाप दर्रा तवांग को असम से जोड़ता है। यहाँ हाल ही में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सुरंग भी बनाई गई है।
कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो केवल 2 युग्म यहाँ पर सही दिए हुए हैं, केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है। युग्म 1 सही है और युग्म 2 सही है, तीसरा गलत है। दीफू दर्रा एक महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है भारत चीन म्यांमार की सीमा के लिए। पोंगेंगसो दर्रा पटकाई हिल्स में है, जहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी ऐतिहासिक स्टिलवेट रोड गुजरती है। कथन 3 गलत है। योंगयाप दर्रा तिब्बत को जोड़ता है, यह वह स्थान है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश करती है। तवांग को असम से जोड़ने वाला जहाँ ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सुरंग बना है वह सेला दर्रा है, सेला दर्रा है, सेला दर्रा है, ये भी याद रखिएगा। सेला सुरंग भी बनाया गया है। केरल की प्रमुख सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में अराट्टू अनुष्ठान का प्राथमिक अर्थ क्या है? अराट्टू का क्या अर्थ है भाई? तो यह सजे हुए हाथियों के साथ मंदिर के वार्षिक उत्सव के भव्य समापन और देवता के पवित्र स्थान का प्रतीक है। इसको याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। मलयालम भाषा में अराट्टू का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र स्थान। यह अनुष्ठान केरल के अधिकांश प्रमुख मंदिरों वार्षिक उत्सव के भव्य समापन का प्रतीक होता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवालों को हम लोग हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।